सो यस, टॉकिंग अबाउट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स के अंदर। देखो, हमने जो पीजीबीपी की इनकम निकालना सीख लिया, हमने सैलरी इनकम निकालना सीख लिया, हमने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालना सीख लिया, हमने कैपिटल गेन की इनकम निकालना सीख लिया। अब कौन सी जो है वो कौन सा हेड बच जाता है? द लास्ट हेड इज अदर सोर्सेज का हेड जो है वो बच जाता है। तो इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो अदर सोर्सेज की इनकम जो है वो निकालना सीखेंगे कि अदर सोर्सेज के अंदर कौन कौन सी इनकम जो है वो क्या होती है, टैक्सेबल होती है। तो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है कि हम ये सीखें कि कौन कौन सी इनकम्स ऐसी होती हैं जो कि अदर सोर्सेज के अंदर जो है वो टैक्सेबल होती हैं, और कौन कौन से खर्चों का डिडक्शन मिलता है, या फिर कैसे कैसे जो है वो अदर सोर्सेज के अंदर जो है वो अदर सोर्सेज के हेड के अंदर इनकम को टैक्सेबल करा जाता है। ये सारे हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो है वो रहने वाले हैं। सो आर यू गाइज एक्साइटेड अबाउट लर्निंग जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज? सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अब इंटरेस्ट इनकम भी बहुत सारी अलग अलग टाइप की होती है। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास में इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ आ जाती है। अगर मान लो वो जो है वो टैक्सेबल नहीं हुई है पीजीबीपी के अंदर, अगर वो टैक्सेबल नहीं हुई है, इफ़ नॉट टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी, अगर वो टैक्सेबल नहीं हुई है पीजीबीपी के अंदर, तो बेसिकली बोला जाए अगर आपको कोई भी बॉन्ड वगैरह पर, कोई भी डिबेंचर वगैरह पर, तो कोई भी सिक्योरिटीज़ वगैरह पर जो है वो कोई भी जो है वो इंटरेस्ट की इनकम होती है, वो कौन से हेड में टैक्सेबल होती है? वो अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होती है। वो कौन से हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाती है? वो अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होती है। बट कंडीशन जो है वो याद रखना, कंडीशन क्या है कि वो कब टैक्सेबल होगी? अगर वो पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल नहीं हुई है। अगर वो पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल नहीं हुई है तो ओनली देन ओनली वो यहाँ पर टैक्सेबल होगी। जैसे कि अगर मैं आपको जो है मोटा मोटा बोलने की कोशिश करूं, अगर मान लो सिक्योरिटीज़ है, सिक्योरिटीज़ अगर आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है, सिक्योरिटीज़ अगर आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है, एंड उस जो है वो स्टॉक इन ट्रेड पर अगर आपको कोई मतलब वहाँ पर अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होगा। आईएफओएस के अंदर कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा। वो कहाँ पर टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी के अंदर, अगर आपने सिक्योरिटीज़ को स्टॉक इन ट्रेड की तरह हेल्ड करा है। यहाँ पर कब होगा? अगर वो टैक्सेबल नहीं हुआ है पीजीबीपी के अंदर। बेसिकली अगर आपने सिक्योरिटीज़ को स्टॉक इन ट्रेड की तरह हेल्ड नहीं करा हुआ है तो जाके वो अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होता है। इट मीन्स आपका बिजनेस नहीं है सिक्योरिटीज वगैरह होल्ड वगैरह करने का, क्योंकि अगर बिजनेस वगैरह होता तो मतलब आपका स्टॉक इन ट्रेड होता तो वो पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल होता। तो आपका बिजनेस नहीं है, वो जाके इनकम जो है वो अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होती है। अब इसके बाद में अगला पॉइंट आ जाता है, अगर कोई भी इंटरेस्ट मिला आपको बैंक डिपॉजिट पर, कोई भी इंटरेस्ट मिला, बैंक इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट पर अगर कोई भी इंटरेस्ट मिला, मतलब इंटरेस्ट जो है वो आपको मिला, कोई भी एफडी वगैरह पर कोई भी इंटरेस्ट मिला, या फिर जो है वो कोई भी सेविंग अकाउंट के अंदर कोई भी इंटरेस्ट मिला, या फिर कोई भी जो है वो इंटरेस्ट मिला करंट अकाउंट पर कोई भी इंटरेस्ट मिला, आपका बिजनेस है या नहीं है? अगर आपका जो है वो बैंक डिपॉजिट वगैरह के ऊपर जो है वो अगर आपका बिजनेस है या नहीं है, इट इज़ इररेलेवेंट। अगर आपको बैंक डिपॉजिट पर कोई भी इंटरेस्ट होगा तो वो जो है वो टैक्सेबल कौन से हेड में होगा? आईएफओएस के अंदर होगा। अब बैंक डिपॉजिट पर इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट ऑन एफडी पर कोई जो है वो इंटरेस्ट मिल गया, कोई भी सेविंग अकाउंट पर कोई इंटरेस्ट मिल गया, कोई भी करंट अकाउंट पर कोई भी इंटरेस्ट मिल गया, तो वो सारा का सारा जो है वो इसी हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद में अगर मान लो कोई भी आपको इनकम टैक्स रिफंड मिला लेकिन आपको डिले हो गया, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट देती है, तो इंटरेस्ट भी देती है, तो इंटरेस्ट है। अगर कोई इनकम टैक्स रिफंड पर कोई भी इंटरेस्ट है, अगर कोई भी इनकम टैक्स रिफंड पर कोई भी इंटरेस्ट है, तो वो इंटरेस्ट इनकम वो कौन से हेड में जो है टैक्सेबल हो जाएगी? वो यहीं पर आईएफओएस के अंदर ही टैक्सेबल होगी। एंड जो है वो इनकम टैक्स रिफंड जो है वो, वैसे इनकम टैक्स रिफंड जो है वो टैक्सेबल नहीं होता, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट होता है वो जो है वो कहाँ पर टैक्सेबल हो जाता है? आईएफओएस के अंदर टैक्सेबल हो जाता है। अब एक बात समझो, ये जो सारी की सारी इंटरेस्ट इनकम थी, आपका दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या कोई जो है वो खर्चों का डिडक्शन मिल जाता है? क्या कोई डिडक्शन मिल जाता है ऑफ एक्सपेंस? क्या कोई डिडक्शन का जो है खर्चा मिल जाता है? हाँ, मिल जाता है। कोई भी इंटरेस्ट वगैरह का खर्चा है, कोई भी ब्रोकरेज वगैरह का खर्चा है, या फिर कोई और अदर एक्सपेंडिचर जो है वो, कोई और अदर एक्सपेंस जो है वो इंकर्ड करा है, उन सभी खर्चे का जो है वो क्या मिल जाएगा? डिडक्शन जो है मिल जाएगा। जैसे सेम एज जो है वो जैसे पीजीबीपी के अंदर जो है वो जैसे मिलता था, वैसे ही सेम जो है वो यहाँ पर भी मिल जाएगा। इसके बाद आप एक बात और समझो कि कुछ इंटरेस्ट इनकम जो है वो क्या होते हैं? एग्जाम्प्ट होते हैं। कुछ इंटरेस्ट इनकम एग्जाम्प्ट है। तो एग्जाम्प्ट इंटरेस्ट इनकम कौन कौन सी है? देखो, अगर मान लो कोई भी पीपीएफ वगैरह पर जो है कोई भी जो है वो कोई भी इंटरेस्ट वगैरह मिला, पीपीएफ जो है वो फंड पे मिला, पीपी फंड पे कोई भी इंटरेस्ट मिला, वो एग्जाम्प्ट होगा।
कोई भी गोल्ड बॉन्ड पर अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट वगैरह मिला तो वो क्या होगा, वो भी एग्जाम्प्ट होगा। एंड अगर मान लो आपका जो है वो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट पर मिला, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट पर अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट मिलता है, और अगर मान लो इंडिविजुअल का अकाउंट है, अगर इंडिविजुअल का अकाउंट है तो, और अगर मान लो वो 3500 तक होगा तो वो एग्जाम्प्ट होगा। और अगर मान लो वो जॉइंट अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट से आपको जो है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट से आपको इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, इंडिविजुअल अकाउंट है, और जो है वो इंडिविजुअल अकाउंट है तो 3500 तक का एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अगर जॉइंट अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट है तो अप टू 7000 जो है वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो कुछ इंटरेस्ट इनकम ऐसी होती हैं जो कि एग्जाम्प्ट होती हैं, जो कि क्या होती है, एग्जाम्प्ट होती हैं। और वो कौन कौन सी इंटरेस्ट इनकम होती है जो कि एग्जाम्प्ट होती है, पीपीएफ है वो एग्जाम्प्ट होती है, पीपीएफ पर जो इंटरेस्ट वगैरह है उसके वो जो है वो क्या होता है, एग्जाम्प्ट होता है। गोल्ड बॉन्ड पर कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है वो एग्जाम्प्ट होता है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट पर अगर इंडिविजुअल का अकाउंट है तो 3500 का एग्जाम्प्ट होता है, एंड अगर जॉइंट अकाउंट है तो 7000 का क्या होता है, एग्जाम्प्ट होता है। बात आपको एक सेक्शन और समझ के चलनी है, सेक्शन नंबर 57 जो है वो समझ के चलिए। सेक्शन नंबर 57 जो है वो बोलता है कि जैसे आईएफओएस के अंदर आपको सर्टेन इनकम जो है वो टैक्सेबल हो जाती है, तो उसके अगेंस्ट में आपको सर्टेन खर्चों का वो जो है क्या मिल जाता है, डिडक्शन जो है वो मिल जाता है। देखो जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आपको वो बात अच्छे से ध्यान में रखनी है। अगर इनकम टैक्सेबल है तो उसके अगेंस्ट में जो है वो खर्चों का डिडक्शन मिलता ही है। अगर इनकम ही एग्जाम्प्ट है तो उसके जो भी खर्चे हैं वो आपको बिल्कुल इग्नोर कर देने हैं। अगर इनकम जो है वो इंटरेस्ट ऑन लेट कंपनसेशन है, और तो उस केस के अंदर हमने पढ़ा ही था कि उसके ऊपर जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है कितना मिल जाता है, स्टेट 50% का मिल जाता है, और कुछ भी नहीं मिलता। अब जैसा हम जानते ही हैं कि जो है वो इस जो है वो क्या हुआ है कि जो अमेंडमेंट थी उसके हिसाब से जो डिविडेंड या फिर जो इनकम है वो यूटीआई या फिर म्यूचुअल फंड की, पहले तो वो एग्जाम्प्ट होती थी, अब वो टैक्सेबल होती है। तो जो भी आपको जो है वो डिविडेंड मिल रहा है या फिर जो है वो यूटीआई के ऊपर जो है वो कोई भी इनकम वगैरह मिल रही है, इसके सामने आपको कोई भी खर्चे अलाउड नहीं होंगे, इसके सामने आपको कोई भी खर्चे अलाउड नहीं होंगे। बट किसके अलावा, इंटरेस्ट के अलावा। इंटरेस्ट का मिल जाएगा आपको एक्सपेंडिचर का डिडक्शन। इंटरेस्ट का जो है वो आपको मिल जाएगा अगर आपने जो है वो लोन वगैरह के अंदर जो है वो, मतलब आपने लोन लेकर जो है वो इन शेयर्स वगैरह के अंदर इन्वेस्टमेंट करा है, तो आपको जो है वो लोन का जो भी इंटरेस्ट होगा उसका डिडक्शन जो है वो मिल जाएगा। लेकिन वो भी कितना अलाउड होगा, ओनली अप टू 20% ऑफ इनकम ही अलाउड होगा। मतलब नटशेल के अंदर बोला जाए तो जो डिविडेंड होगा, सेक्शन नंबर 57 बोलता ही है कि जो है वो जो भी डिविडेंड होगा वो तो आपको जो है वो डिविडेंड होगा वो तो टैक्सेबल हो जाएगा, और उस डिविडेंड के सामने जो है वो क्या होगा, ओनली जो है वो आपको इंटरेस्ट जो है वो अलाउड हो जाएगा। इंटरेस्ट भी जो है वो कितना अलाउड होगा, ओनली अप टू 20% ऑफ द इनकम, या फिर डिविडेंड जो भी है म्यूचुअल फंड या फिर जो है वो यूटीआई का। इसके बाद में आ जाता है सेक्शन नंबर 58। सेक्शन नंबर 58 जो है वो क्या बोलता है, पर्सनल एक्सपेंडिचर जो है वो अलाउड नहीं होते। तो एक तो क्या हो गया कि पर्सनल एक्सपेंडिचर जो है वो अलाउड नहीं होते, ये सेक्शन जो है वो ये बोलता है सबसे पहले। दूसरा ये बोलता है कि अगर आपने कोई भी इंटरेस्ट जो भी जो है वो पे करा है बाहर, जिसके ऊपर आपने टीडीएस या तो काटा नहीं या तो काटा और जो है वो गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, तो उस केस में भी जो है वो उन खर्चों का डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगा। अगला जो है वो आ जाता है अगर आपने जो है किसी को भी कैश के अंदर एक्सपेंडिचर करा है 10,000 से ज़्यादा, सिंगल डे पर सिंगल पर्सन को जो है 10,000 से ज़्यादा का जो है वो कैश में एक्सपेंडिचर करा है, तो वो भी अलाउड नहीं होगा। एंड अगर जो है वो रेजिडेंट को जो है वो कोई पेमेंट किया एंड रेजिडेंट को पेमेंट किया एंड टीडीएस जो है वो नहीं काटा या टीडीएस काटा और गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, तो 30% जो है वो उस केस में डिसअलाउड हो जाएगा। ये सब कुछ कौन कहता है, सेक्शन नंबर 58 जो है वो ये बोलता है। तो यहाँ पर हमारा ये जो है वो नहीं, नोट से भी जो है वो पूरा प्रॉपर जो है वो खत्म हो जाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छे से पसंद आई होगी और आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर गेटिंग द लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स। एंड डोंट वरी अबाउट द नोट्स जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है शेयर कर दूंगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।